कांच की हवेली। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। ठाकुर साहब राधा देवी के कमरे के बाहर रुके। दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। उनका कमरा हमेशा बंद ही रहता था। उनका कमरा दिन में एक बार उन्हें खाना पहुंचाने के लिए खोला जाता था और ये काम घर की एकमात्र नौकरानी धनिया के जिम्मे था। उसके अतिरिक्त किसी को भी इस कमरे में आने की इजाजत नहीं थी और वही उनके लिए खाना और कपड़ा पहुंचाया करती थी। हवेली में वही एक ऐसी सदस्य थी जिसे देखकर राधा देवी को दौरे नहीं पड़ते थे। वो पागलों जैसी हरकत नहीं करती थी, वो बिल्कुल सामान्य रहती थी। धनिया न केवल उन्हें खाना खिलाती थी बल्कि उन्हें बहला फुसला कर नहलाती भी थी, उनके कपड़े भी बदलती थी। हालांकि इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। नौकर दरवाजे का ताला खोल चुका था। रवि ठाकुर साहब से बोला, आप लोग बाहर ही रुकिए, जब मैं बोलूं तभी आप लोग अंदर आइएगा। ठाकुर साहब ने सहमति में सिर हिलाया। निक्की के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे अपनी माँ को देखे हुए एक अरसा बीत गया था। उसे तो अब उनकी सूरत तक याद नहीं थी और वो अपनी माँ को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। रवि अंदर पहुँचा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी किंतु चेहरा शांत था और दिमाग पूरी तरह खाली था। उसने राधा देवी की तलाश में अपनी नजरें दौड़ाई। राधा देवी अपने बिस्तर पर एक और करवट लिए लेटी हुई नजर आईं। उनकी पीठ रवि की तरफ थी। यह कहना मुश्किल था कि वो जाग रही थी या सो रही थी। रवि ने धड़कते दिल के साथ उनकी ओर अपने कदम बढ़ाए। उसके कदमों की आहट से राधा पलटी। उनकी गोद में वही कपड़े की गुड़िया थी। रवि को देखते ही राधा देवी झट से उठ खड़ी हुई और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से रवि को घूरने लगी और अगले ही पल उनकी आँखों में भय उतरा। राधा देवी ने अपने हाथ में थमी गुड़िया को अपनी छाती से भींचा। रवि शांत था और वो उनकी हर गतिविधि को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वह समझ चुका था कि उसे देखकर राधा देवी डर गई है। वह अपने हाथ जोड़ते हुए उनके आगे झुका। उसका अंदाज ठीक वैसा ही था जैसे राजा महाराजा के सामने लोग झुककर सलाम करते हैं, नमस्ते माँ जी। राधा की आंखें सिकुड़ी। उन्होंने आश्चर्य और भय के मिले जुले भाव से रवि की ओर देखा। फिर उनके हाथ भी नमस्ते करने के अंदाज में जुड़ गए। नमस्ते, वह सहमी सी बोली। उनकी आवाज में कंपन था। कौन है आप? क्या आप मुझे जानते हैं? वो शांत स्वर में बोला। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रवि भटनागर है और मुझे आपकी बेटी निक्की ने यहाँ भेजा है आपसे अपनी शादी की बात करने के लिए। वह चौंक कर बोली, निक्की? कौन निक्की? वह चौंकी, फिर अपनी गुड़िया को देखते हुए बोली, मेरी बेटी का नाम निक्की नहीं, रानी है और ये तो अभी बहुत छोटी है। रवि धीरे से मुस्कुराया और 2 कदम आगे बढ़कर बोला, आपके हाथ में निक्की की गुड़िया है। निक्की तो बाहर खड़ी है और वो बहुत बड़ी हो गई है। राधा देवी ने गर्दन उठाकर दरवाजे से बाहर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। उनकी दृष्टि रवि की ओर घूमी। रवि उनके चेहरे पर बदलते भाव को तेजी से पढ़ रहा था। उनकी आंखों में अब डर की जगह आश्चर्य और परेशानी ने ले ली थी। रवि ने कहा, क्या आप निक्की से मिलना चाहेंगी? राधा देवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। रवि मुस्कुराया और निक्की को आवाज दी, निक्की अंदर आ जाओ। राधा देवी की नजरें दरवाजे की तरफ ठहर गई। तभी निक्की दरवाजे में नजर आई और वो धीरे धीरे चलती हुई रवि के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बोझिल नजरों से अपनी माँ को देखा। दिल में एक हुक सी उठी। मन किया कि आगे बढ़कर वो उनसे लिपट जाए, लेकिन वो रवि के आदेश के बिना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी जिससे कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। राधा भी बहुत ध्यान से निक्की को देख रही थी। उनके माथे पर सिलवटें पड़ गई थी और वो निक्की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम सच में मेरी बेटी निक्की हो? माँ, निक्की की रुलाई फूट पड़ी। ममता की प्यासी निक्की खुद को रोक ना सकी। वह आगे बढ़ी और राधा देवी से लिपट गई। राधा घबराते हुए बोली, अरे क्या हुआ इसे?
रवि ने राधा देवी से कहा, बहुत दिनों तक आपसे दूर रही थी ना, आज मिली है तो बहुत भावुक हो गई है। राधा देवी निक्की को दिलासा देने लगी और वो अपने कमजोर हाथों को उसकी पीठ पर फेरने लगी। दूसरे हाथ से निक्की के गालों पर बहते आंसू पोंछने लगी और बोली, मत रो बेटी, लेकिन तू मुझसे इतने दिन तक दूर क्यों रही? अगर मेरी इतनी ही याद आती थी तो पहले ही मिलने क्यों नहीं आई? निक्की खुद को संयत करते हुए बोली, मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी माँ, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ सकी। राधा निक्की का चेहरा उठाकर बोली, क्या तुम दोनों साथ ही में पढ़ते हो? रवि ने कहा, पढ़ते थे, अब हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब हम आपका आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहते हैं। क्या आप निक्की का हाथ मेरे हाथ में देंगी? राधा देवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं तो तुम्हारे जैसा ही दूल्हा अपनी बेटी के लिए चाहती थी, लेकिन बेटा शादी की बात करने के लिए तुम्हारे घर से कोई बड़ा नहीं आया। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? वो अब पूरी तरह से नॉर्मल होकर बात कर रही थी और निक्की अभी भी उनसे चिपकी हुई थी। रवि आगे बढ़ा और राधा से बोला, मेरी माँ है माँ जी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आ सकी। कुछ ही दिनों में माँ भी आ जाएंगी। राधा देवी बोली, ठीक है, कुछ दिन इंतजार कर लूंगी। मैं भी जल्दी से निक्की का विवाह करके छुट्टी पाना चाहती हूँ। रवि ने कहा, तो अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आपसे मिलने आएंगे। आप आराम कीजिए, हम लोग दूसरे कमरे में हैं। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। राधा देवी ने कहा, हाँ हाँ जाओ आराम करो, तुम लोग भी दूर शहर से आए हो, थक गए होंगे। कहते हुए वो निक्की के सिर पर हाथ फेरने लगी। रवि उन्हें फिर से नमस्ते बोलकर निक्की के साथ बाहर आ गया। रवि और निक्की राधा देवी के कमरे से बाहर निकले। बाहर ठाकुर साहब के साथ साथ सभी लोग छुप छुप कर कमरे के अंदर का दृश्य देख रहे थे। ठाकुर साहब तो इतने भावुक हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाए थे। रवि के बाहर आते ही ठाकुर साहब बोले, डॉक्टर रवि, आपको क्या लगता है हमारी राधा ठीक तो हो जाएगी ना? पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारी राधा ने इतनी देर तक किसी से बात की हो। आपको देखकर मेरी उम्मीदें बढ़ चली है। बताइए डॉक्टर, राधा कब तक ठीक हो पाएगी? डॉक्टर रवि ने कहा, धीरज रखिए ठाकुर साहब, ईश्वर ने चाहा तो 1 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने राधा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। धीरज कैसे रखूं डॉक्टर? 20 साल से मैं जिस यातना को झेल रहा हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी पत्नी 20 साल से कमरे के अंदर कैदी की तरह बंद है। इतना धन दौलत होने के बावजूद हमारी राधा को कष्ट से जीना पड़ रहा है। ना उसे खाने की सुध है, ना पहनने की। उससे अच्छी जिंदगी तो हमारे घर के नौकर जी रहे हैं। 20 सालों से वो पागलों की जिंदगी जी रही है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता डॉक्टर। ठाकुर साहब अपनी बात पूरी करते करते बच्चों की तरह फफक पड़े। रवि उनके कंधों को पकड़कर बोला, संभालिए ठाकुर साहब, खुद को संभालिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं कर दूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रवि ने विश्वास भरे शब्दों में कहा। ठाकुर ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है डॉक्टर, मुझे विश्वास हो चला है कि आप मेरी राधा को जरूर ठीक कर देंगे। रवि मुस्कुराया और फिर दीवान जी से मुखातिब हुआ, दीवान जी, मैं कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लिख देता हूँ, आप उन्हें शहर से मंगवा दीजिए और मेरे घर से मेरे कपड़े भी मंगवा दीजिएगा। दीवान जी ने कहा, मैं अभी किसी को शहर भेज देता हूँ डॉक्टर बाबू, 2 दिन में आपके कपड़े और दवाइयाँ आ जाएंगी। रवि दीवान जी को टोकते हुए बोला, एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा, आज के बाद आप लोग मुझे सिर्फ रवि कहकर बुलाएंगे, डॉक्टर रवि या कुछ और कहकर नहीं। ठाकुर साहब मुस्कुराए, ठीक है रवि, हम आपको ऐसे ही बुलाया करेंगे। कुछ देर बाद नौकर सभी के लिए चाय नाश्ता ले आया। कुछ देर रवि सबके साथ बैठा बातें करता रहा, फिर ठाकुर साहब से इजाजत लेकर अपने रूम में आ गया। अपनी माँ राधा देवी से मिलने के बाद निक्की के मन में जो कड़वाहट रवि के लिए थी वो अब दूर हो चुकी थी। वह अब उसे आदर भाव से देखने लगी थी।
2 दिन बीत गए और रवि के कपड़े भी शहर से आ गए थे। इन 2 दिनों में रवि का अधिकांश समय उसके कमरे में ही गुजरा था। वो सिर्फ राधा देवी को देखने के लिए ही अपने रूम से बाहर आता था। उसे दीवान जी के कपड़ों में दूसरों के सामने आने में संकोच होता था। अब जब उसके कपड़े आ गए थे तो उसने रायपुर घूमने का निश्चय किया। 2 दिनों से हवेली के भीतर बंद रहने से उसका मन उकसा गया था। वह कपड़े पहनकर बाहर निकला। इस वक्त 5 बजे थे। उसने नौकर से अपनी बाइक साफ करने को कहा। रायपुर आने से कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट के जरिए रायपुर भिजवा दिया था और जब वो रायपुर स्टेशन में उतरा तो माल घर से अपनी बाइक को ले लिया था। आज उसने बाइक से ही रायपुर की सैर करने का विचार किया। नौकर उसकी बाइक साफ कर चुका था। रवि बाइक पर बैठा और हवेली की 4 दीवारी से बाहर निकला। हवेली की सीमा से निकलते ही रवि को 2 रास्ते दिखाई दिए। उनमें से एक रास्ता स्टेशन की ओर जाता था और दूसरा रास्ता बस्ती को। उसने बाइक बस्ती की ओर मोड़ी। वो रास्ता काफी ढलान लिए हुए था। बस्ती के मुकाबले हवेली काफी ऊंचाई में स्थित थी। हवेली की छत से पूरा रायपुर देखा जा सकता था और कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ता भी 2 रास्तों में बदल गया था। रवि ने बाइक रोकी और खड़े खड़े अपनी नजरें दोनों रास्तों पर दौड़ाई। बाईं ओर का रास्ता बस्ती को जाता था। बस्ती ज्यादा दूर नहीं थी लेकिन काफी बड़ी आबादी लिए हुए थी। बस्ती का अंत जहां पर होता था उसके आगे खेत और जंगल का भाग शुरू होता था। दूसरा रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता था। उस ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घटिया थी। रवि ने दाईं ओर के रास्ते पर बाइक मोड़ दी। कुछ ही देर में रवि को झरनों से गिरते पानी का संगीत सुनाई देने लगा। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे एक बहती नदी दिखाई पड़ी। उसमें कुछ लड़कियां आधे अधूरे कपड़ों में लिपटी नदी में तैरती दिखाई दी। उसने बाइक रोकी और दूर से ही उन रंग बिरंगी तितलियों को देखने लगा। अचानक उसकी आंखें चमकी। उन लड़कियों के साथ उसे वो लड़की भी दिखाई दी जिसने हवेली में उसके कपड़े जलाए थे, लेकिन इतनी दूर से उसे पहचानने में धोखा भी हो सकता था। उसने उसे नजदीक से देखना उचित समझा, इसलिए वह बाइक से उतरा और पैदल ही नदी की तरफ बढ़ गया। नदी के किनारे पहुंचकर वह ठिठका। उसने खुद को झाड़ियों की ओट में छिपाया। यहाँ से वो उन लड़कियों को साफ साफ देख सकता था। उसने हवेली वाली लड़की को साफ पहचान लिया। वो पीले रंग की सूट में थी। उसकी आधी छाया स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी और उसका पानी से भीगा गोरा बदन सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। रवि की नजरें उस लड़की की सुंदरता में चिपक सी गई। वो खड़े खड़े उन लड़कियों के सौंदर्य का रस पान करता रहा। अचानक किसी की आवाज से वह चौंका और आवाज की दिशा में पलटा। सामने एक बच्चा हैरानी से उसे देख रहा था। वो बच्चा ही सही पर इस तरह अपनी चोरी पकड़े जाने पर एक पल के लिए रवि कांप सा गया। फिर खुद को संभालते हुए बच्चे से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा ऊंची आवाज में बोला, चिंटू। और तुम्हारा क्या नाम है? उसकी तेज आवाज से रवि बौखला गया। उसने झट से अपना पर्स निकाला और उसमें से 10 का नोट निकालकर चिंटू को पकड़ा दिया। नोट हाथ में आते ही चिंटू हंस पड़ा। रवि ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, क्या तुम मुझसे और पैसे लेना चाहते हो? हाँ, बच्चे ने सहमति में सर हिला दिया। रवि ने वापस अपना पर्स निकालते हुए बच्चे से कहा, तो फिर मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? चिंटू ने रवि का पर्स देखा और फिर अपने होठों पर जीभ घुमाते हुए कहा, हाँ। रवि ने अपनी उंगली का इशारा कंचन की ओर किया। ठीक है, तो फिर उस लड़की को देखो जो पीले रंग की सूट पहनी हुई है। क्या तुम उसे जानते हो? बच्चे ने गर्दन हिलाई। हाँ। रवि ने पूछा, क्या नाम है उसका? बच्चा शातिर था, उसने कहा, पहले पैसे दो फिर बताऊंगा। रवि ने 10 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। बच्चा 10 का नोट अपनी जेब में रखता हुआ बोला, वो मेरी कंचन दीदी है। रवि ने उसके शब्दों को दोहराया, तुम्हारी कंचन दीदी? हाँ, लेकिन तुम उनका नाम क्यों पूछ रहे थे? बच्चे ने उल्टा प्रश्न किया। रवि ने कहा, बस ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया, जैसे तुमने पूछा।
चिंटू ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।